मैंने ये मैंने ये बोला था वृश्चिक लगन के लिए कि वृश्चिक लगन के लिए दो चीजें बहुत अच्छी है। एक तो है चंद्रमा, जो सबसे बेटर है। उसके बाद दो और ग्रह हैं जो इसके लिए सौम्य ग्रह है। जैसे एक हो गया गुरु और दूसरा हो गया सूर्य। वृश्चिक लगन के लिए बुध और शुक्र जो है बहुत खराब है। और मंगल शनि जिसके साथ बैठेगा उसके जैसा आंसर देगा। अब मान लीजिए वृश्चिक लगन है, मंगल लगन में आ गया। यही आपका प्रश्न था ना सर? जी सर। अब मान लीजिए वहां पे नैसर्गिक पाप ग्रह एक राहु आ गया। हम्म, हम्म, तो राहु और मंगल तो लगन को तो ऐसे ही एक्सपेंड कर दिया, अंगारक योग दे दिया। तो जी लगन सर। को थोड़ा सा डिस्टर्ब तो कर दिया। मान लीजिए वहां पे बुध चला जाए। बुध तो नैसर्गिक शुभ ग्रह है, जी लेकिन वृश्चिक लगन के लिए बुध दुष्ट ग्रह है। तो मंगल तटस्थ होने के साथ साथ तटस्थ था। अब बुध का सहयोग मिलेगा, मंगल और बुध मिला के ना वो षड्यंत्र करेंगे, साजिश बनाएंगे कि लगन को कैसे खराब किया जाए। क्लियर हुआ सर? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया सर, जो बस बस बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, बस यही बात बिल्कुल है। सर। शुक्र का बहुत भी डीप। साथ मिले तो और ज्यादा मतलब साजिश होगा। यदि चौथे घर में अगर शनि बैठ जाए तो और, सॉरी सर, सप्तम में अगर शनि बैठ जाए तो और परेशानी खड़ी हो जाएगी जो है जातक के लिए। शनि भी अकेला कुछ नहीं करेगा वृश्चिक के लिए। शनि के साथ भी कोई, जैसे मान लीजिए अगर लगन में राहु आ गया तो सप्तम में केतु आ जाएगा। जी। तो शनि और केतु दोनों मिलके उसके पीछे बांस करते रहेंगे। जी सर। बिल्कुल सर। है ना? साजिश ऐसा ऐसा साजिश होगा कि मतलब वो आजकल बहुत हॉट केक चल रहा है ना, अतुल सुभाष। जी 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 सर, बिल्कुल सर, वैसा बिल्कुल सर, बिल्कुल। वैसा चीज हो जाएगा। ठीक है। बहुत बढ़िया सर। तो ये इसलिए जानते हैं हमेशा शादी ब्याह जो है वो एस्ट्रोलॉजी का, कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर से कम से कम कंसल्ट करके ही करवाना चाहिए। अदरवाइज बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। जी सर। क्योंकि अभी स्थिति परिस्थिति दिन ऐसा आ गए है ना कि हम्म, मतलब किसी पे आप भरोसा नहीं कर सकते हैं सर। है ना? आप खुद सही पे बात है सर। भरोसा नहीं कर सकते, दूसरे को तो बात ही सही। छोड़ दीजिए। मैं ये नहीं सर कहता हूं कि हर कोई गलत है, बट गलत का परिमाण बहुत ज्यादा है। ठीक। मकर लग्न शुरू हुआ सर। हाँ सर। अब बस धनु हो गया है, मकर से स्टार्ट कर रहे हैं। एक सेकंड थोड़ा सा। चलिए सर, शुरू करते हैं। चलिए। मकर। मकर, अब देखिए मकर एक ऐसा जगह है, थोड़ा सा बहुत ध्यान से देखिएगा। और थोड़ा सा आप लोग अगर पॉसिबल हो तो मेरी कुछ प्रश्नों का उत्तर भी दीजिएगा। नंबर वन, मकर लग्न के लिए, मकर मकर लग्न मतलब कौन सा है? 10वां लगन आ गया। ठीक है। मकर लगन के लिए सबसे अधिक सुफलदायी कौन होगा? शुक्र। मकर के लिए शुक्र जो है सबसे अधिक फलदायी। बुध और शनि सुम्य है, अच्छा है, शुभ है। बुध और शनि, मरकरी एंड आपका सेटर्न, ये नो डाउटली अच्छा है। बट शुक्र जितना इस कुंडली में, शुक्र अगर अच्छा प्लेसमेंट, शुक्र को अच्छा प्लेसमेंट मिल जाए। मैं आप लोगों को कभी एक बात बताया था वो बेसिक पढ़ाते समय, कि शुक्र अकेला संजीवनी है। बोला था, याद होगा आप लोगों को? याद है? जी सर। शुक्र अकेला संजीवनी कहाँ कहाँ मैंने प्रूव किया था?
एक तो मैंने प्रूफ किया था गोचर में, और एक राशि चार्ट में। बट ओरिजिनली जानते हैं, अगर शुक्र कहीं संजीवनी की तर्ज पे काम करता है ना, तो वो मकर लगन के लिए काम करता है। अगर मकर लगन हो और शुक्र थोड़ा सा फेवर कर देना, वो इंसान को कहां से कहां राइज करवा सकता है, आप समझ नहीं सकते। आप लोग जलंधर वाली कहानी जानते हैं? भगवान शिव का एक अंश, ठीक है, वो जलंधर राक्षस बन गया था। वैसा मतलब एकदम एकदम नीचे से लेके ऊपर तक एकदम राइज, एकाएक राइज। और ऐसा राइज जो कि, जो मतलब अपने प्रभु को भी क्या कर सकता है, अम, ललकार सकता है। इसके लिए ना, सबसे बुरा जो ग्रह है, एविल, दैट इज कौन सा? मंगल है, गुरु है, और चंद्र है। मंगल, गुरु और चंद्र, जिसमें से सबसे खराब होता है मंगल। मैं कारण पूछूंगा आप लोगों से, थोड़ा नोट नोट कर लीजिए आप लोग। उसके बाद फिर प्रैक्टिकल कुंडली बना के मैं पूछूंगा ये क्यों है। यहाँ पे मकर लगन के लिए सूर्य जो है तटस्थ ग्रह है। सूर्य तटस्थ ग्रह है। क्यों? अब आप इस चीज को समझाओ मुझे। यहाँ माने बहुत एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन निकल के आएगा, इसलिए मैं इन चीजों को बोल रहा हूं। अब देखो, मकर लगन की कुंडली बनाते हैं। मकर मतलब 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ओके। मैंने पूछा कि शुक्र इसका सबसे फेवरेबल क्यों है, कोई बताएंगे? आंसर दीजिए ना। का पंचम का और दशम का जो वो है, इसलिए तो बढ़िया है। लॉजिक दीजिए। पंचम का तो समझ गए, वो जी। नैसर्गिक, नैसर्गिक शुभ ग्रह है, ठीक है। जी। तो इसलिए पंचम में वो सबसे ज्यादा शुभ है। लेकिन मैंने जी। आप लोगों को रूल क्या बोला था, कि दसम में अगर नैसर्गिक शुभ ग्रह ना हो, कि पाप ग्रह हो, वो तो खराब है वो। तो अच्छा होगा। हाँ। लेकिन यहां सप्तम में वो क्या है, कहाँ गया? सब दसम भाव में है। शुभ, हम्म। नैसर्गिक शुभ ग्रह है तो खराब होना चाहिए, अच्छा तो नहीं होना चाहिए। जी सर। बट यहां मैंने बोला कि सबसे अच्छा है। वाई? अब आप एक चीज को समझो। जी। नहीं, यही 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 तो सुनना चाहता हूं कि छोटे छोटे, आप लोग जब प्रश्न नहीं कर रहे हो तो मैं ही करता हूं आप लोगों से, और वही जवाब देने की कोशिश करता हूं। ठीक है। देखो, अब ये जो है, मूल त्रिकोण कहाँ है? यहाँ पे सप्तम में आ गया। मकर लगन के लिए मूल त्रिकोण शुक्र का कौन सा है, बताइए? सेवन तुला है ना? जी सर। तो तुला इसका मूल त्रिकोण है। जी। लेकिन उसका सारा तवज्जो कहाँ है? इनर दो सोल में, नंबर में सर। जी यहाँ सर। पंचम में। तो ये जो सप्तम है ना, ये गौण हो गया।
बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी चीज है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा इस चीज को। क्योंकि आपको कोई भी कुंडली देखिएगा तो आपको ये थ्योरी आपको लगाना पड़ेगा, अदरवाइज अब तो। अब यहाँ क्या है देखिए, ये उसके दूर का, लगन के सापेक्ष में ये दूर का घर आ गया। ध्यान से देखिएगा, लगन से ये सिर्फ 4 घर दूर है, लेकिन ये तो 9 घर दूर है। तो लगन को सपोर्ट करने के लिए सबसे निजी, सबसे नजदीक घर कौन सा आ गया? वृषभ राशि, जो कि 5वें में है, 5th हाउस में। यहां इसकी ये निवास कर रहा है, बट इसकी मेन कहाँ? अब जैसे आपके मान लीजिए सुमित जी, आपका मान लीजिए मेरठ में भी घर है, दिल्ली में भी घर है, जी सर। जहां आप रहते हैं दिल्ली पूरा साल भर। जी। लेकिन आपके वो कौन सा अयोध्या में भी एक घर है, जी। वहां आप साल में 1 महीने के लिए जाते हैं। क्लियर? जी सर। तो मान लीजिए आप अयोध्या में चले गए, उस वक्त कोई हादसा हुआ, आप यहां दौड़ेंगे या यहीं पे आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे? सही बात है सर। बताइए। सर वही मामला बनाया जाएगा सर, जो वो आसपास की। हाँ, ये आप जहां हैं वहीं का प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नहीं करेंगे सर। दोनों प्रॉब्लम इकट्ठे हुए हैं। हम्म। तो इसलिए पंचम भाव नजदीक होने की वजह से ये बड़ा पावरफुल हो गया। और यहां सप्तम भाव में नैसर्गिक शुभ होने के बावजूद भी उसको हम न्यूट्रल मान लिए। क्लियर हुआ? जी सर। इसलिए मैंने बोला था मकर लगन के लिए शुक्र सबसे अधिक शुभ में है। ठीक है। जी सर। अच्छा, अब देखिए, मैंने सूर्य को तटस्थ बोला। सूर्य सर अष्टम भाव का मालिक है। जी सर। तो अष्टम भाव का मालिक तो कभी खराब अच्छा होता नहीं है किसी भी लगन के लिए। जी सर बिल्कुल सर। लेकिन यहाँ सूर्य को मैंने तटस्थ बोला था मकर लगन के लिए, जबकि ये अष्टम भाव का मालिक है। भावेश है। भावेश है, भाव स्वामी है। वो क्यों जानते हैं? क्योंकि वो सूर्य है। वो चाहे कुएं में भी रहे ना तो अपनी प्रकाश देते रहेगा। आप मान लीजिए एक डीप डिग किए हैं, सूर्य क्या है? रोशनी है ना। जी सर। रोशनी, आप मान लीजिए एक बहुत बड़ा गहरा कुआं खुदवा दिए, और वहां एक इलेक्ट्रिक बल्ब आपको देना होता है ना रात को, होता है ना। देना होता है या नहीं? जी 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 सर। कि वो ताकि नीचे मजदूर काम कर पाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो सर वो सूर्य नहीं है? बिल्कुल सर। थोड़ा कॉमन सेंस कभी कभी इस तरह लगा लीजिए। सर बिल्कुल सही है सर। और सर मंगल सर की क्या व्यवस्था जो बता रहे हो सर आप? मंगल भी तो मंगल उतना खराब नहीं है, बट लेकिन फिर भी मंगल फोर्थ फोर्थ में है ना। जी। लेकिन वो एकादश में भी है। जी। हाँ, ये मूल त्रिकोण फोर्थ में आने की वजह से थोड़ा सा तो मामला बेटर है। लेकिन एकादश में मंगल का जो तत्व गया वो स्टैग्नेंट तत्व चला गया। यहाँ मतलब सर। जान, स्टैग्नेंट तत्व मतलब वो स्थिर जल जो है वो वहां चला गया। ओके सर। देखिए, कोई भी स्थिर राशि जहां पे बैठता है ना, उसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा होता है चर राशि की अपेक्षा। ओके सर। तो यहाँ मंगल, यहाँ मामला अच्छा है, यहाँ खराब नहीं है।
इसलिए मंगल उतना, इसके लिए उतना खराब नहीं है। वेनस, मार्स अच्छा है, खराब नहीं है। अब देखिए 11 12, 10 11, 10 तो लगन में ही आ गया ना। जी। और 11 कौन सा है, सेकंड भाव में चला गया। तो जी सेकंड सर। भाव किसी के साथ तो बुरा या बर्ताव करता नहीं है, तो न्यूट्रल है। जी। समझ गए? अब आप धीरे धीरे समझने की कोशिश कर रहे हैं ना, समझ में आ रहा है तो, बिल्कुल सर, बिल्कुल। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। कि क्यों होता है चीजें। देखिए यहां ना, अब यहां पे आपको कॉमन सेंस लगाना होता है। जैसे मैंने, आप माने कोई भी अष्टम में कोई भी आने से उसको तटस्थ नहीं बोलते हैं, उसको क्रूर बोलते हैं। लेकिन मैंने इसको क्या बोला, तटस्थ। माने अगर यहाँ पे मान लीजिए कोई अच्छा एक नैसर्गिक शुभ ग्रह यहाँ पे बैठ जाए, जो अष्टम में होने के बावजूद अगर ये नवांश में जाके ये क्या बोलते हैं, सूर्य अगर उच्च का हो जाए, तो यहीं से उसको पूरा जगत तक प्रकाशित करवा देगा उसको। वो इतना आध्यात्मिक में इतना ऊंचा उठा देगा कि उसके जीवन, मतलब जैसे विवेकानंद, याद होगा मैं विवेकानंद आप लोगों को पढ़ाया हूं। जी सर, जी सर, जी सर। 20 योग था हम्म। दसम भाव में, कर्म भाव में। तो सिर्फ चीजों को 20 योग बोल के मत समझिए। आप ये देखिए कौन से स्थान में है, कौन से भाव में है, और क्या क्या तत्व लेके बैठा है, किसका डिग्री आगे किसका पीछे, वो भी तो देखना पड़ता है। वहां हम लोगों ने क्या देखा था, कि वो उनको हार्ड वर्क, वो भी डिसिप्लिनाइज तरीके से, डिसिप्लिनाइज तरीके से हार्ड वर्क करने से मन को शांति मिलेगा। हमने ये डिस्कस किया था ना जी सर। विवेकानंद की कुंडली में। जी सर। तो यहाँ बीज जो गया कहाँ, वैसे भी बीज योग वास्तव में है क्या मालूम है आपको? महादेव शनि का, को चंद्र का सर। महादेव का नीलकंठ बनने की तरीका, बीज योग मालूम है क्या है? महादेव तो महादेव थे। अगर देवता और दैत्य ने मिलके अगर वो समुद्र मंथन मंथन नहीं किया होता, तो फिर ना हलाहल निकलता, माने जो विष है ना वो विष निकलता, और ना अमृत निकलती। लेकिन ये विष जब पूरा ब्रह्मांड को अब धीरे धीरे अपने ग्रास में लेने की कोशिश कर रहा था, तब महादेव ने क्या किया, कि चलो कोई लेने वाला, इसको धारण करने वाला नहीं है, मैं ही इसको धारण करता हूं। वो कहाँ धारण किए, यहाँ पे। उसके बाद ना नीलकंठ बने वो। ये है क्या? अब देखिए चीजों को समझिए। आज मैं आप लोगों को एक एस्ट्रोलॉजी का नया पहलू दिखाने की कोशिश करता हूं। शनि किस चीज को, किस चीज का प्रतीक है? शूद्र जाति का, यानी आप अपने से छोटे जाति का। जाति मतलब ये मैं सिर्फ ये ब्राह्मण वैश्य शुद्ध ये इस तरह का जाति नहीं बोल रहा हूं। आपके स्टेटस, आपके स्टेटस जिससे ऊंचा है। तो मान लीजिए आप और हम दोनों इकट्ठे हैं, आप मेरे से पैसे या बाकी मामलों में, ठाट बाट के मामलों में मेरे से श्रेष्ठ है। तो आप क्या हो गए ना, मेरे से ऊंचे। आप अब मुझे तुच्छ की नजर से देखेंगे, जबकि आपको मालूम है ये मेरा गुरु है, यानी इसको नॉलेज बहुत है। चीजों को ध्यान से सुनिएगा सुमित जी।
तो विवेकानंद के साथ में क्या होता था? विवेकानंद गुरु और बहुत नॉलेज वाला, लेकिन जब परिव्राजक का काम, माने घूम रहे थे पैदल, पूरा भारतवर्ष को घूम रहे थे, देख रहे थे, तो बहुत से राजा महाराजाओं ने उनका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया। मजाक उड़ाना वो क्या है, विष है ना। जी सर। लेकिन वो किसी को ये नहीं किए, उसको दिए नहीं, वापस नहीं किए, उन्होंने अपने कंठ में धारण कर लिया, और किसी को कभी बताया भी नहीं। जब लास्ट में धर्म योग, ज्ञान योग, राजयोग इत्यादि का, जब वो उन्होंने वेदांत की पूरी किताबें लिखना स्टार्ट किया, वो उन्होंने भी नहीं लिखा, लेकिन उनकी जो बायोग्राफी किसी और संत ने जब लिखा, तब ये सारी बातें हम लोगों के पास याद आया, माने हमारे पास आया किताब के तौर पे। वहां पे एक महाराजा ये भी था, जो उनको मतलब एकदम इतना तुच्छ समझा था कि तुम बताओ भगवान कहाँ है। हम्म। तो वो कहानी बहुत मशहूर कहानी, आप लोग जानते हो, हर कोई सुना होगा। जी सर। तो फिर वो बोले कि कैसे प्रूफ करो। अब देखिए, इतना विद्वान व्यक्ति, इतना ज्ञानी, लेकिन वो चूंकि वो तो एक सन्यासी, एक सिंगल कपड़े में चलने वाला व्यक्ति, और वो महाराजा ठाट बाट एकदम चंद्रकला सीताहार इत्यादि लगा के सब जो है चलने वाले। तो वो अपना उसका अहंकार इतना ज्यादा था कि वो ज्ञान चक्षु उसका खुला ही नहीं था। तो वो जो है ना, उसको ये समझ नहीं आया कि ये व्यक्ति मतलब तुमसे श्रेष्ठ है, लेकिन वो उसको सनी देखा, सनी, कि वो मेरे नीचे, मेरे तब स्टेटस के नीचे तबके का व्यक्ति है। तो फिर वो प्रश्न का उत्तर दिए थे, एक उनका एक पूर्वजों का पिक्चर लगा हुआ था दीवार पे। बोला ये कौन है? बोला मेरा पूज्य पिताजी है। तो बोला आप इस पे हार क्यों चढ़ाए हुए हैं, माला क्यों चढ़ाए हुए हैं? उन्होंने बोला क्या बात कर रहे हो, ये पिताजी है, तो पिताजी को हम माला नहीं चढ़ाएंगे, उनका भव्य तरीके से उनका ये नहीं करेंगे। बोला आपने देखा है? बोला नहीं, मेरा जन्म से पहले वो मर गए। बोला आपको पता कैसे चला कि आपका पिता है? तब उसको समझ में आया भगवान है क्या। छो भी चलिए, हम वो कहानी वगैरह में नहीं पढ़ने वाले, वो कॉन्ट्राडिक्शन ही में अपन लोग नहीं पढ़ेंगे। बट बीस जो की है, सुबह जी, बीस जोक समझ में आ गए ना? जी सर। जी सर। तो ये सर अब यदि सर, बोले। सर यदि सर जो है मकर राशि में मंगल सर आप बता रहे हैं जो है चौथे का और आठवें का, मतलब फोर्थ और इलेवेंथ का मालिक होकर सर, हम्म। अगर और सर इलेवेंथ में बैठ गया है अपनी जो है स्वराशि में, तो क्या आय कम हो जाएगी, या मतलब क्या जातक के लिए हम क्या नहीं नहीं, प्रकथन यहाँ करें नहीं सर? नहीं, यहाँ आय व्यय की मैटर ही नहीं है। देखिए, जी सर। आपको मालूम है कि वो भावेश से लग्नेश है, और लग्नेश जाके वो सेकेंड हाउस में बैठा, तो ऑब्वियसली उसका आय बढ़ेगा। देखिए, आय वगैरह क्या होता है, ओरिजिनली आय हम कैसे देखते हैं? सेकेंड हाउस, सेकेंड, एक भाव है, एक हाउस है, उसके एक हाउस लॉर्ड है ना? हाउस जी लॉर्ड सर। कहां बैठा है? तो दैट इज द सोर्स ऑफ इनकम। इनकम नहीं, मनी। जी सर। इनकम तो इनकम भाव से देखेंगे। मान लीजिए मकर लग्न है, जी। लग्न शनि है, और जी। शनि जाके बैठ गए कहां पे?
सेकेंड हाउस यानी कुंभ में। ओके। जी। तो भावेश भी तो शनि ही है। जी सर। तो अब यहां कहां से पैसा आएगा? सेकेंड हाउस से ही पैसा आएगा। ओके सर। अब कैसे कैसे आएगा, आप तरीका देखिए। जी। तरीका कौन है? वो मालिक कौन है, किसका है? लग्न का। तो जी माने सर। पैसा खोजने का तरीका कौन निकालेगा? लग्न। लग्नेश। मतलब लगन खुद निकालेगा। जी सर। वो क्या बोलेगा, वो माने ये स्पीच देने लगेगा। सेकेंड हाउस स्पीच का जी सर। है ना? लोगों को मतलब प्रोत्साहन देने वाला। आजकल वो होता है ना प्रोफेशन, ये सब ऑरेशन। कथावाचक। अरे कथावाचक भी हो सकता है। शनि धर्म का भी कारक है, कथावाचक भी हो सकता है। ठीक है। आ, अरे वो मोटिवेशनल स्पीच देने वाला। मोटिवेशनल। हाँ, हाँ 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 मोटिवेशनल हाँ स्पीच देने हाँ। वाला। शनि जो है एस्ट्रोलॉजी भी है। तो वो एस्ट्रोलॉजी के लिए बात ओरली बोलेगा। ठीक जी। है। समझाएगा। शनि धर्म भी है। तो धर्म की बातें तो कथावाचक आ गया। पहली बुझाना। रहस्य हमारे पुराण पुराण इत्यादि की जो कथाएं हैं, उसको रहस्यमय तरीके से वो बताने की कोशिश करेगा। और क्या क्या हो सकता है? सनीज फिलोसॉफी ऑल्सो। तो वो दर्शन शास्त्र की बात करेगा। सनी हैवी इंडस्ट्री, तो हैवी इंडस्ट्री का वो ट्रेनर बन सकता है। लेकिन उसका काम होगा यहां, मुंह से। ठीक है। तो अब सर यदि सर मंगल जो है अगर बैठेंगे अभी स्वराशि में, आय भाव में, 11th हाउस में, जो कि परेशानी खड़ी कर सकते हैं इस कुंडली के लिए, तो क्या सर आय भाव में क्या परेशानी खड़ी कर देंगे सर? मंगल जो है पैसा नहीं मिलेगा जातक को? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मिलेंगे। मिलेंगे नहीं, ये मैंने कभी नहीं कहा। मैं आप लोगों को क्या बोला हूं कि देखिए, बेसिक का जो है वो आप रखिए, बाकी फिल्ट्रेशन करिए। अब क्या है, आय भाव में शनि माने मंगल जाके मान लीजिए 11th हाउस में बैठ गया। ओके। जी सर। जी सर। और ये व्यक्ति 1 लाख रुपए का काम किया है। लेकिन अगर मंगल की दशा होगी तो इसको 1 लाख कभी नहीं मिलेगा। अब क्लियर हुआ? जी सर, अब आया समझ में सर। इसने काम 1,000 का किया है, लेकिन इसको 900 ही मिलेगा। लेकिन अगर फेवरेबल मान लीजिए शुक्र का दशा चल रहा है और वो 1,000 का काम किया, उसको 1,100 मिलेगा। तो यहां देखिए, आयस से मतलब नहीं है अपने को। जी सर। हम तो ये दशांतर दशा की स्पेशल एडवांस चीजें बता रहे हैं कि आपका एक कुंडली में किसके दशांतर दशा में आपको कौन कौन सा एडवांटेज मिल सकता है। बिल्कुल सर। ठीक है। देखिए वही मंगल, मंगल वही आयस है। तब भी था जब शुक्र की दशा थी, और जब मंगल जी की सर। दशा, तब भी तो वो आयस ही है। जी सर। लेकिन वहां अगर 1 लाख का काम किया तो उसको 90,000 ही मिलेंगे, या हो बल्कि कम मिलेंगे, 80,000 मिलेंगे। लेकिन वही अगर मान लीजिए शुक्र की दशा है, आयस तो वही है, जी। काम भी वही कर रहा है। जी सर। वो 1 लाख का काम किया, वो मालिक जो है खुश होके बोला 20,000 एक्स्ट्रा लो भाई। हाँ। 1,20,000 रुपये। परिस्थितियां ऐसे ही बनती है। आप ये क्रूर सौम्य वाली बात समझ में आ रहा है मैं क्यों बोलना चाह रहा हूं आप लोगों को? क्यों मैंने बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। अचानक बिल्कुल सर। अचानक मैंने क्यों ये एडवांस लेवल की मैंने कुछ झलक मैं इसलिए दिखा रहा हूं, ताकि आप लोगों के अंदर मैं वो चीजें डालने की कोशिश कर रहा हूं, रोशन करने की कोशिश कर रहा हूं, कि आप लोग भी सोचें कि गुरु ने ऐसा क्यों बोला।
बिल्कुल सर। अब क्लियर हो गई ना बात? जी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और कोई प्रश्न? बस सर जो है, कुंभ राशि का समय है या नहीं है सर? नहीं नहीं, कुंभ राशि हो जाएगा, बोलिए। ठीक है कुंभ सर। राशि तो बहुत छोटा है, कुंभ राशि के लिए भी शुक्र शुभ में है, सूर्य और जी मंगल शुभ में है। क्योंकि कुंभ तो उसी के बाद आता है ना, कुंभ 11 नंबर में आ गया। तो जी सूर्य सर। कहाँ आ गए देखिए, मंगल कहाँ आ गए देखिए। लेकिन कुंभ राशि के लिए बृहस्पति और चंद्र बहुत बुरा पाप है, क्रूर है। बृहस्पति और और चंद्र। हाँ, बृहस्पति और चंद्र बहुत बुरा बुरा है। और बुध जो है अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, वो वैसा है, तटस्थ है। अब शुक्र सूर्य और मंगल क्यों सौम्य है, बताइए तो। चलिए इसी को फिर एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए बताइए। सर चौथे और नवम का मालिक है सर शुक्र, तो वो नवम हाँ, आपके गुड सर का गुड मूल गुड त्रिकोण भी है सर। गुड हाँ, गुड। शुक्र सबसे अधिक सौम्य इसलिए है। और बाकी दो सौम्य क्यों है? अब यहाँ 11 आ गया, यहाँ 12 आ गया। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ और 10। ओके। अब शुक्र देखिए, एक तो चौथे में है, इट्स गुड। जी सर। बट ये मेन तो नवम में है ना। अब यहां देखिए, रूल क्या बोलता है कि चौथे, सप्तम और दसम में पाप ग्रह होने से वो सम होता है। नैसर्गिक जो पाप है, जी सर। तो ये तो नैसर्गिक शुभ है। जी सर। तो फिर यहां कैसे होगा? सबसे कम होता है सर चौथे में जो है, अगर यस, इफेक्ट होगा। यस। यानी वो 75% ठीक ठाक है, जी सर, जी सर। 25% खराब है। क्लियर? बट यहां तो बिल्कुल सर, अगर नवम नवम में होने से तो 100% अच्छा हो गया। बिल्कुल सर। इसलिए सबसे अधिक शुभ में जो है आपका वो शुक्र आ गया। और गुरु चंद्रा क्यों खराब है? यहां देखो ना, गुरु का मूल त्रिकोण चला गया स्त्री षणाय में, नवम एकादश में चला गया। अब यहां देखो, गुरु की जब जब दशा होगी, ये सेकेंड हाउस वाला जो दशा अगर एक्टिव होता है, पैसा वाली, ये तो न्यूट्रल है। और यहां तो रेगुलर आय, आय का इनकम का सोर्स कौन है? 11th हाउस है। तो 11th हाउस माने होने से क्या होता है? अच्छा होता है, हर चीज अच्छा होता है। बट यहां बुध गुरु की दशा, अंतरदशा, आधा पॉइंट उसका खराब जाएगा। और ये जो न्यूट्रल है वो ठीक ठाक जाएगा। समझ आया सुमेश जी? जी सर, समझ आ गया, लेकिन सर अगर नवे और 12वें के स्वामी सर अगर 12वें में बैठ जाएंगे तो सर 9 12 का सर संबंध नहीं बन जाएगा सर, 11 और 2 का। तो अच्छा सा रिजल्ट नहीं देंगे सर गुरु। बिल्कुल। वो तो अगर 12वें में बैठेंगे तो द्विद्वादश और एकादश का संबंध बनेगा। और वहां क्या होगा, आदमी को कंजूस भी बना देगा, पैसा वाला भी बना देगा, और लोगों से दूर दूर भी कर देगा। और वो सॉलिटरी माने वो अकेला जिंदगी भी बिताने की कोशिश करेगा, दोस्तों से दूर भी हो जी सर। जाएगा। तो जी भैया सर। अच्छा कहाँ हुआ? सही बात है सर। क्रूर तो सही क्रूर बात ही है। फल दिया ना, पैसा जी वाला सर, बहुत जी बना सर। दिया। ठीक है, सही बात है, इन्वेस्टमेंट लेकिन बहुत अकेला कर करवा दिया दिया, सर। लेकिन कर दिया ना सही अकेला। बात है सर। तो सही बात है अच्छा सर। कहाँ हुआ बताओ?
तो हर चीज आप एक मापदंड पे क्यों मानेंगे, क्यों मापेंगे, कैसे सही मापेंगे? बात है सर। है ना? सही बात। ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए बस यही चीज, यही तो छोटी छोटी चीजें मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो, हम एक स्केल एक जैसा नहीं रख सकते हैं। हम अगर बालू मापते तो हमको टीना में मापना पड़ेगा, है ना? लेकिन अगर दूध मापते सही तो बात। वो किलो सही में बात। बाटखरे में नहीं आएगा। तो वहां हमको लीटर लगाना बिल्कुल पड़ेगा, सर, बिल्कुल सर। है ना? बिल्कुल सर। बस यही चीजें समझ लो। बहुत बढ़िया। दिस इज एस्ट्रोलॉजी। जी सर। बस जी जिस सर। दिन ये चीज समझ जाओगे ना, उस दिन एस्ट्रोलॉजी भी समझ आ जाएगी और सारी चीजें समझ आ जाएगी कि हम बालू को सही बात। मापने और ईंटा को मापना और दूध और तेल को मापना दोनों एक नहीं कर सकते। जी सर। बस हो गया। दिस इज एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, चलो, मिलते हैं कल अब। हाँ। जी सर। आ, कोई क्वेश्चन होने से देखना, आप लोग भी थोड़ा पढ़ो, थोड़ा सा रिसर्च करो, क्वेश्चन बनाओ, अंदर में क्वेश्चन पैदा करो, ताकि मेरा भी थोड़ा सा जंग लगा हुआ दिमाग घिस जाए। ठीक है, जंग लग गया ना, थोड़ा सा घिस घिस के इसको भी नहीं रगड़ के सर। थोड़ा सा बढ़ाओ, थोड़ा सा हमको भी काम करने का सर मौका पारस दो। सर। सर पारस में सर कभी जंग नहीं लगती सर। पारस तो सर पारस होता है सर। आप तो लोहे को छू देंगे तो वो भी सोना बन जाएगा सर। चलो,